प्रोफेसर अजिताभ आपके पास आना चाहता हूं। काफी चीजें इसको हम लेकर देख रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, आपने पिछले अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सवाल ये पैदा होता है कि भाई लाठी तो सबके पास है, किसी के पास छोटी किसी के पास बड़ी, तो क्या ये सबसे बड़ी लाठी की बात आप कर रहे थे? ऑब्वियसली आज अगर देखा जाए तो अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर है जो सुपर एक्टिव भी है। चीन और रूस की बात की जाए तो रूस तो खुद ही उलझा हुआ है पिछले 3-4 सालों से, जो आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या चल रहा है, और रूस को उसमें उलझा कर रखा गया है। दूसरी तरफ चीन बहुत ही चतुर कहा जाए कि वो खुलकर नहीं आता, पीछे से भले वो सपोर्ट कर रहा हो ईरान को भी, लेकिन खुलकर वो नहीं आता। और इसी वजह से जो ये मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात कही गई और इसकी कोशिश की गई, वो शायद यूनाइटेड नेशंस कभी अचीव ही नहीं कर पाया कि यूनाइटेड नेशंस एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है, उसको साकार होते देखा जाए। इसमें यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह फेल रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की दादागिरी रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसकी लाठी सबसे बड़ी है। और उसने जो विश्व में जो डिसऑर्डर जो हम देख रहे हैं, इसमें तबाही में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर शुरू से देखा जाए, अभी आप पीछे थोड़ा सा जाइए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये किसकी करामात है? अफगानिस्तान को से पहले आप सोवियत यूनियन की बात करें, हर जगह अमेरिका ने इंटरफेयर किया, उन उन क्षेत्रों को, उन देशों को डिस्टेबलाइज किया, वहां पे अशांति फैलाई, उनको उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। चाहे उसके लिए इसने बहुत तरह के हथकंडे भी अपनाए, ईरान पे भी उन्होंने वैसा ही किया। इस पे आर्थिक बैन लगाया गया। भारत जैसे देशों को ईरान से तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति सारी रोकनी पड़ी। उसके पीछे एकमात्र वजह अमेरिका ही थी। तो अमेरिका ने तो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं, वो सारी नीतियों को अपनाकर भारत जैसे देशों को, जो डेमोक्रेसी के लिए, जो फ्रीडम के लिए, जो आम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और उसके लिए खड़े रहते हैं, उन सबों को कहीं ना कहीं दबाया है और अपनी दादागिरी की वजह से डिस्टेबलाइज किया है। और वही आज वजह है कि देखिए, अफगानिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान में भी बगल में हो रहा है, अब ये ईरान में ऐसा हुआ है, तो कहां ये जाके रुकेगा कहना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए बहुत हद तक अमेरिका और उसकी नीतियों को रिस्पॉन्सिबल माना जाए। और खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद, जो अभी आपने बताया कि भाई वहां पे कमला हैरिस ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका की जो अंदरूनी हालात हैं या अंदरूनी जो उनके पॉलिटिक्स हैं, उसमें भी अलग अलग मतों के लोग हैं। किसी ने, ऐसा नहीं है कि सबों ने, पूरे अमेरिका ने ईरान पे अटैक को समर्थन किया, बिल्कुल नहीं। ये ट्रंप की अपनी मनमानी है, डिक्टेटरशिप आप कह लीजिए, वो है। और उसी का परिणाम ये ईरान में हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। प्रोफेसर अजिताभ, देखा तो ये गया है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और वहां से मिल के आते हैं, और उसके हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पिछली बार बिल्कुल इसी तरह का हुआ था। तो क्या माना जाए, ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं या ट्रंप की ऊपर किसी और की मनमानी चल रही है? और ट्रंप दोनों की अपनी सहमति तो है ही, इसमें दोनों अलाइंड हैं, एक दूसरे के प्रति पूरक भी हैं, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इजराइल अमेरिका की पॉलिसी में, एक अमेरिका की आर्थिक रणनीति में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो यस, नेतन्याहू साहब गए और उसके बाद ये गुल खिला है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बट सिर्फ नेतन्याहू के कहने पे ट्रंप ऐसा करेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप को अपनी राजनीति भी देखनी है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स जो है शायद उसको भी वो संभाल रहे हैं, वहां से भी कुछ ध्यान भटकाने का इनका प्रयास होगा। और दूसरी तरफ जो अमेरिका को खतरा जिसकी बात वो करते हैं, इराक के मामले भी वैसा ही उन्होंने किया। इराक के मामले में अमेरिका ने ये एक्यूज किया कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये हैं, बाद में कुछ नहीं निकला। तब तो WMD का नारा दिया गया था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जॉर्ज बुश ने बहुत बार ये बातें कही थी, कहां मिला, क्या मिला वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन? वैसा तो कुछ मिला नहीं। ये WMD की जो आप बात कर रहे हैं, वैसा तो कुछ मिला नहीं, बल्कि उसके परिणाम ये हुए कि इराक आज तक डिस्टेबलाइज है। अभी भी इराक में पूरी तरह स्टेबिलिटी नहीं आई है, और उसकी बड़ी वजह अमेरिका का इंटरफेरेंस रहा है। और अब इराक के बगल में ईरान में ये स्थिति आ गई। तो ये कहने को तो बहुत सारी चीजें कहते हैं। मोर ओवर, यहाँ पे जो अभी हमारे कई वक्ताओं ने इस बात को जोर देकर कहा कि भाई
ईरान ऑलमोस्ट तैयार हो गया था अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए, उसके बाद ये अटैक करना, वो कहते हैं ना दिन दहाड़े, जी मतलब अभी तक जो भी इस तरह के वार होते हैं नॉर्मली रात में उस पर अटैक किया जाता है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, बट उनके पास इतना ज्यादा इंटेलिजेंस, उनका इतना स्ट्रांग रहा, ये कहा माना जा सकता है कि दिन में 9:45 बजे, जैसे आपने कहा कि 9:45 बजे ये कल सुबह अटैक हुआ है, तो दिन दहाड़े उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उनके पास इंटेलिजेंस इतने सशक्त थे, उन्होंने जैम करके और जिस तरह से भी ये सारे वाकयात को अंजाम दिया, ये दिखाता है कि उनकी लाठी बहुत बड़ी है और कोई ना कोई बहाना बना के या किसी किसी छोटी बातों को लेके, या बड़ी बात तो खैर वैसी है ही नहीं इसमें, जी उसको लेके इस तरह से दबाना और उस दूसरे देशों को भी मजबूर करना, जी ये दिखाता है कि अमेरिका की दादागिरी रही है। जी। तो मेरा सवाल अब आके ये होगा प्रोफेसर सोहराब, मैं आपसे जरा इस सवाल को लेकर आना चाहता हूं कि ट्रंप तो ऐसे न थे, सवाल अगर हम कहें, जो उनका पहला टेनोर देखे, दूसरे टेनोर के वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो जंग रुकवा दूंगा, मुझे पीस का नोबेल प्राइज चाहिए, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। बताता इस वजह कर उनको जो वोटिंग जो शिफ्ट थी वो भी काफी महसूस किया गया था कि गजा में जंग रुकवा दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप को कौन आखिर मतलब मजबूर कर रहा है कि वैसे फैसले ले? इस सवाल का जवाब देंगे प्रोफेसर सोहराब, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे एक आपको रुकना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला इस वक्त सामने हुआ है। एक बार फिर से खबर आ रही है, इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। तेहरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। ये गौर करने की बात है, तेहरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो, इसराइल का तेहरान पर फिर से एक बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, वीडियो में आप अंदाजा करें, रिहायशी इलाकों पर बमबारी शुरू हुई है। क्या चाहता है दरअसल इसराइल? अगर रिजीम चेंज का एक नैरेटिव था अमेरिका और इसराइल का, तो क्या आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद भी अगर ये हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर धमाके हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब क्या है? इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा इस तरह के हमलों को? क्या ये डिफेंस में है, क्या ये ऑफेंस में है, क्या ये आतंकवाद के खिलाफ है, क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है, क्या है ये आप देखिए तस्वीरें, इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। तेहरान में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। अगर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं तो इसको कैसे परिभाषित किया जाए? तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो, इसराइल का तेहरान पर फिर से एक बार बड़ा हमला। हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट बने हुए हैं, उनसे हम हर एक डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, उनकी राय जानना चाह रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की खुद अमेरिका के दूसरे लीडर जो है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति ने इसकी आलोचना की। अब देखिए तस्वीर, इसराइल को क्या एक तरह से हरी झंडी मिल गई? क्या इसराइल को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? इसराइल ने ये जो फिर से जो हमला हुआ है, ये आप देखें, ये ताजा हमला, रिहायशी इलाकों पर हमले का ये दृश्य आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब खतरा किससे है? अगर आयतुल्लाह खामनेई अब नहीं रहे तो फिर इस हमले का मतलब क्या है? इसराइल और अमेरिका समर्थित यह हमला, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे कई सवाल अब भी जन्म ले रहे हैं। और जिस तरह से ईरान ने जैसा पहले कहा था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाएगा, चाहे वो बेसिस मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में हो, तो ईरान उन बेसिस पर भी हमला कर रहा है, जो खबरें आई हैं। इन सब के बीच क्या लग रहा है, ये चीजें अब किधर बढ़ती जा रही है? प्रोफेसर सोहराब, मैं आपके पास आ रहा हूं इन सवालों के साथ। जी देखिए, मगरबी दुनिया में और इसराइल में, और खुसूसन अमेरिका और इसराइल में जो डोमिनेंट फिक्र है, जो गालिब फिक्र है, वो ये है कि जिस तरह से मगरबी दुनिया ने फासिज्म को खत्म किया, जर्मनी को, बर्लिन को बिल्कुल फ्लैटेंड कर, जिस तरह से टोक्यो को, जापान को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आखिरी वक्त में बिल्कुल फ्लैटेंड, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टोक्यो वाज फ्लैटेंड, बर्लिन वाज फ्लैटेंड to finish the radicalism and fascism and this and that. सेम उसी पैटर्न पर वो लोग ईरान के खिलाफ साथ चल रहे हैं। लेकिन ईरान का कैरेक्टर तो उस तरह से नहीं दिखा ना, जैसा जर्मनी में आपने देखा था। मैं आप ईरान की कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं उनकी माइंडसेट की बात कर रहा हूं, मैं उनकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी, है ना। एक जालिम की साइकोलॉजी होती है और एक मजलूम की साइकोलॉजी। मैं यहां पर जालिम की जो जहनियत है, जो साइकोलॉजी है, उसकी बात कर रहा हूं।
तो बिल्कुल ये मॉडल उसके सामने है। दूसरी बात यह है कि जो वो जुल्म करते हैं उसका नाम उन्होंने दे रखा है, जो तबाही करते हैं उसका नाम दे रखा है कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस है। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस है, और जो तबाही हो रही है, जो चीखो पुकार हो रही है पूरे खित्ते में, गाजा से लेकर तेहरान तक, इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बर्थ पैंस है। यानी वो उसी तरह से है जिस तरह से औलादत के वक्त जो दुख तकलीफ होती है, एक नई चीज मिलती है तो कुछ दुख तकलीफ होती है तो एक नई चीज मिलती है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस कौम को अगर जुल्म करने के पीछे ये साइकोलॉजी हो तो उसका जुल्म कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये असल चीज है। ईरान को जिस तरह से गाजा को उन्होंने फिनिश। जी जी, प्रोफेसर सोराब लगता है हमारे साथ अभी उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आता हूं इनामुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इनामुर रहमान साहब, ये जो अब फिर लगातार मुतवातिर हमले हो रहे हैं, ये क्या उद्देश्य है? अगर खामनेई उनके लिए मुश्किल थे, खामनेई को उनको रास्ते से हटाना था, खामनेई शहीद हो गए, तो फिर अब ये हमले का मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि ये टोटल सबमिशन, ईरान को टोटल सबमिशन में लाने के लिए ये जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि ईरान के जो अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं, इसराइल के जो सपोर्टर्स हैं, ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो गद्दार हैं, वो गद्दारों को मौका मिले कि किसी तरह से पीस प्लान के इनिशिएटिव की बात करना शुरू करें, किसी तरह का जो है पीस के इनिशिएटिव को आगे लाने की बात करें। क्योंकि ये जो रिएक्शन है इस वक्त का सिविलियन जगहों पे हमले करने का, वो सिर्फ ये दर्शाता है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले मांद पड़ रहे हैं, और इसराइल जो है ये मौका लेकर आना चाहता है कि अब किसी तरह की अगर मुज़ाकरात की बात हो तो टोटली सबसर्विएंट, यानी एकदम सबमिसिव अंदाज में जो है पीस टर्म्स की जो है बात हो, कि जितना जल्दी जो है सिविलियन कैजुअलिटीज रुकेंगी उतना ही जल्दी पीस होगा। और वो हम जब ही करेंगे जब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से बदल देंगे और वो शाह को लेके आएंगे। ये मैसेज उसका है, क्योंकि इस वक्त ये वक्त ऐसा था जब इसराइल पे हमले होते रहने चाहिए थे। लेकिन जितने मिसाइल शुरू में दागे गए उसके बाद नहीं दागे जाने का मतलब ये कि सोग में तो है पूरा मुल्क, लेकिन एक तरह से पहले से भी तैयार था कि कुछ हो जाओ, अगर हमारे को कुछ करेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, मगर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे वाली कैफियत अब नजर आने लगी है। मुझे पता नहीं, आप मेरे अंदाजा गलत हो, मगर ऐसा लगता है। जी प्रोफेसर अजिताभ, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है, इंटेंशन क्या हो सकता है? बात तो नैरेटिव तो ये फैलाया गया कि रिजीम चेंज, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी बीच में आया था कि बहुत जल्द ईरान के लोगों को अब अच्छे दिन, मतलब उस तरह से एक अच्छा वक्त मिलने वाला है। तो अगर आयतुल्ला खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी अगर इसराइल ये हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, क्या मतलब है? देखिए, इजराइल का और अमेरिका का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहा है उसमें ऑफ कोर्स रेजिमे चेंज तो जी हाँ जी, आप बोलें प्रोफेसर अजिताभ, हम सुन पा रहे हैं आपको। प्रोफेसर अजिताभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम उनके पास फिर दोबारा जाएंगे, शायद उनका फोन कट हो गया है। इनामुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? मतलब आपने कहा कि वो चाहते हैं शायद कहने की कंप्लीट सबमिशन, यानी इसराइल या अमेरिका की जो भी ख्वाहिश है उसके हिसाब से ईरान रिस्पॉन्ड करे। क्या आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है? ऐसा लगता है, जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले जितना विगरसली ईरान को जवाब देते रहना चाहिए था इस वक्त, वैसा अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है बिछड़ रहे हैं ईरानी लोग अपने रेजिस्टेंस में। क्योंकि उनको वैसी मदद भी नहीं आ रही, उनको वैसी इंटेलिजेंस भी नहीं मिल रही। चीन का रोल जरा अफसोसनाक दिखता है हर मामले में। शुरू में जो है बड़ी मदद करते दिखते हैं, पीछे से मदद करते दिखते हैं, लेकिन एजर्टिवली जैसी बात करने की जरूरत होती है वैसा जो है वो नहीं करते। तुर्की का खामोश रहना भी कुछ जो है ऐसा ही संदेश दे रहा है। दूसरे ममालिक को भी वो करना चाहिए, सपोर्ट में जितना स्ट्रांगली बोलना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। जी ठीक है।
तो क्या मतलब है कि इस तरह से अभी ईरान की जो अवाम है उनको लगातार ऐसे हालात अभी और बर्दाश्त करने होंगे, उनको झेलना होगा, उनकी मौतें होंगी, रिहायशी इलाकों पर बमबारी होती रहेगी और कोई दुनिया में नहीं ऐसा जो हाथ पकड़े। उनको बिल्कुल यानी एकदम दे आर उनको सबमिशन में लाने के लिए इस कदर मायूस कुन हालात में ले आओ, इस कदर उनको पशमुर्दा कर दो कि जो है किसी तरह का भी जो है समझौते के लिए राजी हो जाएंगे। और वो समझौता होने का मतलब ये हुआ कि फलस्तीन को तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आप दूसरे ममालिक की तरफ भी अब जो है इसराइल बढ़ के बात करना लगेगा, ग्रेटर इसराइल की बात जो है डिस्कशन में आएगी, नए नैरेटिव्स बनेंगे। खामिनाई के जो रिप्लेसमेंट में जो आए हैं साहब, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर सोहराब, आपकी बात रह गई थी थोड़ी, मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप उस बात को पूरी कर दें, क्योंकि फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। प्रोफेसर सोहराब, रहा था कि इसके पीछे जो अमेरिका और इजराइल के पीछे का जो जुल्म करने की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि वो पूरे खित्ते को बदल देना चाहते हैं। ठीक है। और अपने इमेज में, इन देयर ओन इमेज, दे वांट टू क्रिएट ए न्यू वेस्ट। और इस वक्त बड़ी खबर, तेहरान में उड़ाया गया हेडक्वार्टर, जो खबर आ रही है ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया, ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को हमले में उड़ा दिया गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। ईरानी सेना के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला, ईरान के जो तेहरान में जो हेडक्वार्टर है ईरानी सेना का, उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और यह बिल्कुल उसी नहज पे है जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज ही बड़े हमले होंगे। तो ईरानी सेना के हेडक्वार्टर की तस्वीरें जिस वक्त आप देख रहे हैं, ईरानी सेना के हेडक्वार्टर की तस्वीर जिसे धमाकों से उड़ा दिया गया, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसका मतलब यही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज ही होंगे बड़े हमले, तो ये हमलों के एक के बाद की एक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर। ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया, धमाके के साथ ही ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को ब्लास्ट करके धमाके के साथ उड़ा दिया गया है अब। और ये लगातार इस पे डेवलपमेंट बनी हुई है और ये जंग की आग मजीद फैलती जा रही है। खबर ये भी था बीच में जो आपने बताया था कि ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमें अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम यहाँ पर अब इस चर्चा को यहाँ पर फिलहाल रोकते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार News 18 JKLS पर जारी रहेगा।